हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूं। और उसका पहला प्रश्न है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और 5005 तथा 7429। तो गुणन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम इसके गुणनफल निकाल लेंगे। इसके गुणनफल हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर ये संख्या जो है वो सम है, और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 2। तो 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 14 से आगे नहीं जाए। 2 सत्ते 14 और 0 का 0। फिर ये वापस सम आ गई, तो 2 से जाएगा और 2 तिया 6। अब ये विषम हो गई, तो विषम हो गई तो यहाँ पर भाग जाएगा 3 से। तो 3 से 3 एकम 3, बचेगा 5। भाग पूरी तरीके से नहीं जाएगा। फिर 5 से दे लेते हैं, तो 5 सत्ते 35। फिर विषम है ये, तो ये फिर 7 से जाएगा, यानी कि 7 एकम 7। इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 बार 1 2, तो इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 2 और गुणित 5 और गुणित 7। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल भी सेम है। दूसरे सवाल की बात करेंगे तो 156 के भी हम यहाँ गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं सम संख्या है, तो सम संख्या तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा यहाँ 1 हो गया 16, 8 दूने 16। फिर सम संख्या तो 2 से जाएगा, 3 दूने 6, बचा यहाँ पर 1 हो गया 18, 9 से 9 दूने 18। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो विषम संख्या प्राप्त हो रही, तो ये तो या तो 3 से जाएगा, तो 3 में विषम संख्या 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर ये विषम फिर वापस कहाँ से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से तक नहीं जा रहा है, फिर 11 से, 11 के बाद 13 से जा रहा है, 13 एकम 13। अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 13। यहाँ पर 2 की घात 2 बार लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है 25। तो 3825 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये विषम है, और विषम है तो विषम से भाग जाएगा, तो विषम में सबसे छोटी संख्या होती है 3। 3 एकम 3, 3 दूने 6, बचे यहाँ 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21, बचे यहाँ 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। फिर ये विषम संख्या, विषम तो 3 से देंगे भाग, 3 चौको 12, और फिर भाग यहाँ पूरी तरीके से गया, तो 3 दूने या कुल मिला के 25 या 75 लिख सकते हैं हम। फिर विषम संख्या तो फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 1 हो गया 12, 3 चौको 12। लेकिन यहाँ पर 5 में भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 3, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 8 40, बचे यहाँ पर 2 हो गए 25, 25 25। फिर ये विषम संख्या हो गई, यानी कि 5 से जाएंगे, तो 5 एकम 5, बचा यहाँ पर 3 हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब जाएगा ये 17 विषम संख्या, 17 से ही जाएगा, 17 एकम 17। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3825, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 1 और 1 2 हो जाएगा, और 5 की घात 1 और 1 2, यानी कि 5 की घात 2 गुणित 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, और ये हमारे लिए आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों चौथा सवाल 5 खंड भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये विषम संख्या है, और विषम संख्या यानी कि विषम संख्या में सबसे छोटी होती है 3। तो 3 एकम 3, बचा यहाँ 2 हो गए 20, 3 छंग 18, बचे 2, फिर 20, 3 छंग 18, फिर बचे 2 हो गए 25, यानी कि 3 का पहाड़े में 25 नहीं आता है। 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो, और 5 एकम 5। इस प्रकार ये 5 से गया। अब फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये विषम संख्या, तो विषम 5 के पहाड़े में कभी 1 नहीं आता है, तो इससे बड़ी संख्या होती है 7। 7 से भाग देके देखते हैं, 7 एकम 7, बचा यहाँ पर कितना 3 हो गए 30, 7 चौको 28, बचे यहाँ 2 हो गए
या 21। अब फिर यहाँ पर ये फिर विषम संख्या, तो विषम संख्या अब ये कैसे जाएगा, बड़ी होती है 9, तो 9 से देते हैं, 9 एकम 9, बचे यहाँ 5 हो गए 53, 5 9 के पहाड़े में 53 नहीं आते था, 11 एकम 11, बचे 3 हो गए 33, 11 तिया 33। अब फिर जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 5005 के फैक्टर या गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इसी कि पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, 7429। तो 7429 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विषम संख्या है, और विषम संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 3, लेकिन 3 से भाग जाएगा नहीं, फिर उससे बड़ी होती है 5, 5 से भी नहीं जाएगा, फिर 7, 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद आती है 17। तो 17 से देखते हैं, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 74 से आगे नहीं जाए, 17 एकम 17, 17 दूनी 4 बार, यानी कि 74 में से जब हम 68 माइनस करेंगे तो इसके आगे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएंगे 62। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 62 से आगे नहीं जाए, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 17 तिया 51, यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया, ये हो जाएगा 11, ये इसके सामने आ जाएगा तो 19, यानी कि 119 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 119 आ जाए। अब 17 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये पूरे तरीके से कट जाएगा। अब इसके बाद फिर ये विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो विषम संख्या यानी कि फिर ये 17 से बड़ी संख्या से ही जाएगा। जब 17 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 19, तो 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 43 से आगे नहीं आए, 19 दूने 48, 19 दूने 38, 48 में से 38 माइनस कर देंगे, में से 8 गए और 3 में 3 गए, कुछ भी नहीं, इसके बाद ये इधर आ जाएगा तो 57, अब 19 की 57 है, तो 19 तिया 19 दूने 38, 19 तिया 57, फिर ये 23 से जाएगा। इस प्रकार 23 एकम 23, यानी कि इस प्रकार 7429 के गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणित 19 और गुणित 23, और यही हमारे लिए अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब हम आपके सामने दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके HCF और गुणित LCM के बराबर होता है। 26 और 91 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 से जाएगा, 13 दूने 26, फिर 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ विषम है, यानी कि ये 3 एकम 3 नहीं जा रहा है, इससे यह 7 से तो 7 से 7 एकम 7, यहाँ बचे 2 हो गए 21, 7 तिया 21, फिर ये जाएगा 13 से, 13 एकम 13। कहने का मतलब ये हुआ कि 26 के गुणनखंड हुए 2 और ये 13, और 91 के गुणनखंड हुए 7 और ये 13। इस प्रकार इन दोनों का HCF हम निकालते हैं तो दोनों का गुणनखंड कितना, मतलब कॉमन निकल रहा है 13, तो इस प्रकार इनका HCF हो जाएगा 13। अब हम जानते हैं कि इनका अब हम LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए 26 और 91 के गुणनखंड साथ में निकालेंगे, तो 2 से जाएगा, 13 दूने 26 और 91 ऐसा का ऐसे, फिर जाएगा ये 7 से, 13 ऐसा का ऐसे ही, और 13 सत्ते 91, फिर जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13। इस प्रकार इनका LCM हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 13, यानी कि गुणा करेंगे 7 दूने 14 और 14 में 13 का गुणा करेंगे, 13 चौको 52 की 2 हासिल आया 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो इस प्रकार आपका LCM आ जाएगा 182। अब तो जांच किस प्रकार से करते हैं, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के, यानी कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 26 और एक 91,
और HCF हमने कितना निकाला है 13, और LCM कितना निकाला 182। इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए ये 6 एकम 6 और 2 6 नाम है 54 के 4 हासिल है 5 और 9 दूने 18 18, इन दोनों को जोड़ दो 6 होगा 2। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा भी कर लेते हैं, तो 13 दूने 26 का 6 हासिल है 2 और 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएंगे। तो 106 का 6 हासिल आया 10 और फिर 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे, ये हो गए आपके तो 23। हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर, यही हमें जांच करनी थी। जैसे पहले बताया था पहला सवाल, उसी प्रकार अगर यदि हम 510 और 92 के गुणनखंड निकालते हैं तो 510 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 92 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23। इस प्रकार हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो देखिए दोनों में क्या दिखाई दे रहा है अपने को 2, और फिर एक और क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो 2 ही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इनका HCF हो जाएगा 2। LCM निकालेंगे तो अभी जैसे गुणनखंड निकाले थे वैसे वैसे आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। इन सबका हम गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। इसके बाद सेम वैसी वैसी जांच दोनों संख्याओं, तो दोनों संख्या हमारे पास ये उनका गुणनफल और गुणित LCM और इनटू HCF। इस प्रकार इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो दोनों का इनका गुणनफल करेंगे तो 46,920 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 यानी कि बराबर हो जाएगा, तो जांच हो जाएगी। तो मैं तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार समझा रहा हूं आपको। 336 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 आएगा। इसी प्रकार 54 के गुणनफल निकालेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार इन दोनों का HCF निकालेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तो 2 दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, एक आपके सामने 3 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इनका जो HCF हो जाएगा 2 गुणित 3 यानी कि 3 दूनी 6। इसी प्रकार LCM के गुणनफल निकालेंगे जैसे हमने पहला सवाल करा, उसी प्रकार से थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो 2 गुणित 2 गुणित इस प्रकार ये संख्या प्राप्त होगी, इनका जब हम पूरा गुणा करेंगे तो 3024। इस प्रकार ये इसका LCM आ जाएगा। जांच सेम उसी प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और इनटू HCF। तो इस प्रकार इन दोनों की बात करेंगे तो दोनों संख्याएं आपके पास 336 और 54, इनका गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। इसी प्रकार LCM और HCM का गुणा करेंगे तो भी 18,144 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी भी जांच हो जाएगी। दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो हम यहाँ क्या करेंगे 12, 15 और 21 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 के गुणनखंड वही पुरानी विधि यानी कि सम है तो 2 से जाएगा, तो 2 छंग 12, फिर 2 से 3 दूने 6, फिर 3 से 3 एकम 3। इसको हम लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार 15 की बात करेंगे तो 15 जो है वो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। इसको हम लिख देंगे 3 गुणित 5। इसी प्रकार हम 21 की बात करेंगे तो 21 जो है वो कहा जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 यानी 7 एकम 7। इसको हम लिख देंगे 3 गुणित 7। तो इन सबका हम HCF निकालेंगे तो देखिए HCF क्या निकल रहा है, सभी में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 3। तो इन सबका HCF हो जाएगा 3। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, इन सबके गुणनखंड देखेंगे। तो देखिए इसके 2 गुणित 2, ये दोनों गुणा में लिख दिया। फिर उसके बाद 3 सब में कॉमन है तो 3 लिख दिया, फिर 5 और फिर 7। अब इन सबका हम गुणा कर देंगे। 2 दूने 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंगे 42 यानी कि 0 का 0। इस प्रकार आपका LCM हो जाएगा 420। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा सवाल को मैं समय के अभाव में थोड़ा कम कर रहा हूं। तो देखिए 17 के गुणनखंड जो है 1 गुणित 17, 23 का 1 गुणित 23 और 29 का 1 गुणित 29। इस प्रकार इन सबका HCF निकालेंगे
तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो एक कॉमन जा रहा, तो इसका HCF 1 आ जाएगा। और LCM इसका 17, इसका 23 और इसका 29, इन तीनों को ला करके यहाँ पर इनके गुणा कर देंगे तो आपका LCM प्राप्त हो जाएगा 11,339। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो 8 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2, हमने एक कॉमन ले लिया यानी एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार 9 के लिए भी तो 3 तिया 9 होता है और हमने 1 लिख दिया। 25 के लिए 25 25 और 1 लिख दिया। इस प्रकार इनका हम HCF निकालते हैं तो HCF इनका कॉमन 1 ही आएगा, तो HCF आपका 1 आ जाएगा। और LCM के लिए हमने इसका भी 2 लिखा, ये मतलब इसके तीनों 2 लिख दिए यहाँ पर, और इसके दोनों 3 लिख दिए, और इसके दोनों 5 लिख दिए, और इनका गुणा कर दिया। 2 दून 4, 4 दून 8 और 8 तिया 24, 24 तिया जो भी है, मतलब इस प्रकार से इनका गुणनफल हो जाएगा आपका 1800। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सवाल है चौथा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें 2 संख्या दी है 306 और 675, इन दोनों का हमें HCF दिया, यानी कि HCF दिया हुआ है, तो हमें LCM ज्ञात करना। तो इसके लिए हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। यहां दोनों संख्याएं, एक तो 306 और एक 675 दिए। HCF हमें दिया है 9 और LCM ज्ञात करना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 9 का यहां से पक्षांतर कर देता हूं, तो 306 गुणित 657 और बराबर ये LCM। अब मैंने लिखा किसको नहीं, 9 को, तो 9 को नहीं लिखा तो इसका यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो ये यहाँ गुणा में, गुणा वाली राशि उधर बटे में जाएगा, तो 9 बटे में पहुंच गया। अब इसको काटा पीटी कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, बचे यहाँ पर 3, तो हो गए 36, 9 चूकू 36। इस प्रकार ये 34 गुणित 657 बराबर LCM। दो संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 22,338, यानी कि LCM बराबर 22,338। यही हमारे लिए उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न बड़ा ही एक अजीब प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसमें क्या, ये 6 की पावर n की बात करते हैं, तो 6 की पावर n की बात करेंगे तो इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 3 यानी कि पावर n। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर n। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि जो घात n है वो 2 की और 3 की पावर है। ये यहां पर अगर यदि ये 5 की पावर होती तो 100% ये शून्य पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां पर ये इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, अर्थात ये 5 की घात n नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 की पावर n के लिए n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं 5 से अविभाज्य है। तो छठा प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 ये सारी की दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने यहाँ पहली संख्या ली 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 गुणित 1, हम इसके गुणांक में 1 मान सकते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, 13 और 13 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 13 गया कॉमन, बची हुई संख्या को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 13 तो ऐसा इनका गुणा इसमें कर देंगे 11 7 77 और प्लस 1 ऐसा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 77 और 1 78, 13 ऐसा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा है, यानी कि किसी न किसी संख्या से भागी तो होती है, यानी कि भाज्य हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या भाज्य है। जब ये संख्या भाज्य है तो ये संख्या भी भाज्य है, ये अपने आप में सिद्ध हो गया। इसी प्रकार
दूसरी संख्या के लिए बात करेंगे तो 7 गुणित 6 ये जो है संख्या हमने लिख दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में 5 कॉमन दिखाई दे रहा, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। तो 7 गुणित 6 इनको सबको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये 5 ऐसा का ऐसे, इसका गुणा जब हम करेंगे तो 1008 आएगा और एक ऐसा का ऐसे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 ऐसा गुणा में आ गया 1009। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा। गुणा लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी ना किसी संख्या से भाज्य है। तो भाज्य है तो ये पूरी संख्या भाज्य है, तो इसके ये जिससे प्राप्त हुई वो संख्या भी भाज्य होगी। इस प्रकार ये भी सिद्ध होता है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य है। दोस्तों 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा लेकिन बहुत सरल है। कैसे? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये खेल का मैदान है और इसके चारों ओर ये एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ये कोई सोनिया नाम की कोई लड़की है, और ये एक चक्कर लगाने में, इसका एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट का समय लेती है। 18 मिनट का समय लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है, वो एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में रवि केवल और केवल 12 मिनट का समय लेता है। 12 मिनट का समय लेता है। अब मान लीजिए कि दोनों ही, यानी कि सोनिया और रवि दोनों ही एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, तो बताइए वो दोनों कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। अब देखिए यहां पर सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट, और रवि कितना लेता है, 12 मिनट। लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों इतने मिनट लेते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 छंगे 12, 9 दूने 18, फिर 2 से 3 दूने 6, और ये 9 ऐसा का ऐसे ही। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम किस का, 12 और 18 का बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 2 दूने 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे यानी कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर। इसके साथ दोस्तों आज की ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत करी हो, और आप कुछ अगर यदि देना चाहते हैं, तो मुझे गूगल पे या फोन पे के माध्यम से मेरे नंबर 88 71 62 74 17 पर कुछ राशि सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं।